हेलो स्टूडेंट, मैं हूं योगेंद्र कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज में। ओके। और आज हम हमारी इस वीडियो में आवर्त सारणी है उसकी शुरुआत कैसे हुई, एलिमेंट्स की जो उनको जमाने का क्रम, ओके, उनको किस क्रम में जमाया है आवर्त सारणी में। ओके। उसमें कुछ रूल्स थे, कुछ साइंटिस्ट ने क्या नियम दिए थे। ओके। उनमें न्यूलैंड्स है, डोबेराइनर है और मेंडलीफ है। तो क्या इन्होंने इनको जमाने की कोशिश की थी। ओके। और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी थी सबसे पहले। ओके। वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी जो कि पुरानी थी। ओके। उसके बाद में मोज़ले ने दी थी जो कि मॉडर्न आवर्त सारणी, जो जो हम इस वक्त जो आवर्त सारणी यूज करते हैं वो मॉडर्न आवर्त सारणी है। ओके। तो आइए इसकी शुरुआत की बात करते हैं, आवर्त सारणी की शुरुआत कैसी हुई। ओके। तो आइए पढ़ते हैं इसको कि आवर्त सारणी हमारा टॉपिक होगा आज का कि तत्वों को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत करने के लिए, तत्वों को व्यवस्थित, ओके, व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत करने के लिए प्राप्त सारणी को आवर्त सारणी कहते हैं। ओके। कि तत्व है ना, उनको उनकी व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करना ही क्या मतलब करने पर जो हमें सारणी प्राप्त होगी एक, वो क्या कहलाएगी, आवर्त सारणी कहलाती है। ओके। आवर्त सारणी में तत्वों को उनके गुणों के आधार पर समूह में बांटा गया है। ओके। अब हम बात करें कि इनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस की बात क्यों हुई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ओके। कि इनको व्यवस्थित करना क्यों जरूरी हो गया था। ओके। तो पढ़ते हैं इसके क्या कारण था कि प्रारंभ में ज्ञात तत्वों की संख्या बहुत कम थी, अतः उनके वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं थी। परंतु 1865 तक ज्ञात तत्वों की संख्या क्या हो गई, 63 हो गई, और वर्तमान में 118 तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त है। अतः सीधा समझ में आ रहा है कि तत्वों की संख्या क्या है, इतनी संख्या और इतने यौगिकों का अलग अलग अध्ययन करना क्या है, मुश्किल था। इसलिए तत्वों का वर्गीकरण किया ताकि तत्वों के यौगिकों का आसानी से क्रमबद्ध अध्ययन कर सकें। ओके। तो इसमें सीधा सा कंक्लूजन दिख रहा है कि यार एलिमेंट्स की क्या है, संख्या बढ़ गई तो क्या है, अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो हमको क्या है अलग अलग याद रखने में क्या होगी, परेशानी आएगी। तो उसकी वजह से क्या है, इनका वर्गीकरण किया गया, और वर्गीकरण करके ही हम क्या एलिमेंट्स को याद करते हैं, उनके कंपाउंड्स को ऑटोमेटिक सीख सकते हैं। ओके। तो इस प्रकार इनका इस वजह से इसका क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। ओके। सबसे पहले डोबेराइनर का त्रिक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे हम इसमें। ओके। डोबेराइनर का त्रिक नियम, ये सबसे पहला साइंटिस्ट था, इसने क्या एलिमेंट्स के बारे में कुछ नियम दिए थे। ओके। डोबेराइनर के अनुसार कि तीन तीन तत्वों के समूह के मध्य वाले तत्व का परमाणु भार पहले व तीसरे तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। क्या बोल रहा है कि जो तीन तीन तत्वों का समूह बनाया है इसने। ओके। और जो पहले व तीसरे है ना, पहला व तीसरा, उस तत्व के परमाणु भार का औसत है ना, औसत वो क्या है, दूसरे जो मध्य वाला तत्व है ना उसके परमाणु भार के बराबर होगा। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। जैसे एलिमेंट्स लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ओके। फर्स्ट लिथियम एंड पोटेशियम क्या है, थर्ड है, और इसका जो इन दोनों का अनुपात क्या है, बीच वाले के बराबर होगा। तो ये इनका औसत निकाला। ओके। औसत क्या आया इसका, 23 आया, तो इसके बराबर हो गया। तो ये क्या है, डोबेराइनर है, उसका त्रिक नियम का ये नियम था। ओके। कि तीन तत्वों का जोड़ा बनाया। ओके। उसमें से फर्स्ट एंड लास्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड, उसका औसत है वो क्या है, बीच वाले के बराबर होगा। और नेक्स्ट अब हम डोबेराइनर के त्रिक की नियम की सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके। सीमाएं क्या हैं इसकी कि समान गुण वाले कुछ तत्वों को आपस में समूहित करने में डोबेराइनर का त्रिक का नियम सहायक रहा, परंतु कुछ समय बाद सभी तत्वों को त्रिकों में व्यवस्थित नहीं कर सका और उन्हें केवल तीन त्रिकों को ही निर्धारित किया। अतः डोबेराइनर का त्रिक नियम महत्व नहीं पा सका। ओके। तो ये क्या थी, इसकी सीमाएं थी डोबेराइनर का त्रिक नियम की। ओके। कि ये ओनली तीन ही तत्व हैं। ओके। तीन त्रिकों को ही, ओके, तीन त्रिक थे उनको ही, ये त्रिक थे इसके तीन। ओके। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड दिस इज द क्लोरीन। ओ आई एम सॉरी, यहाँ पे क्या है, ये क्लोरीन है भाई साहब। ओके। ये एल हो गया ओनली। दिस इज द क्लोरीन। ओके। दिस इज द क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके। तो ये तीन ही त्रिक दे पाया, और अदर एलिमेंट्स के लिए कोई तरीका का कोई भी जो रिलेशन था वो नहीं दे पाया। ओके। तो ये इसकी क्या होगी, लिमिटेशंस हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन था, न्यूलैंड। ओके। डोबेराइनर हो गया यहाँ पे, और बात है न्यूलैंड। न्यूलैंड का अष्टक नियम, इसने अष्टक नियम दिया था। ओके। इस नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके परमाणु भारों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए,
ओके, इस नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। ओके, ये लाइन है इसकी, प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के गुणों से समानता प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से संगीत में 8वां स्वर पहले स्वर से समान होता है, जैसे सा रे ग म प ध नि सा। ओके, तो ये क्या है, ये सा और सा, ये तो क्या है, इस प्रकार से रिलेशन होता है उसमें। तो ये कहना चाह रहा है अष्टक नियम। ओके, पहले का 8वें के साथ। ओके, अब बात करते हैं इसकी सीमाओं की। तो सीमाएं क्या है इसकी, यह वर्गीकरण केवल कैल्शियम तक ही सफल रहा। ओके, कैल्शियम के पश्चात प्रत्येक 8वां तत्व उसी समूह के ऊपर स्थित तत्वों के गुणों में समानता प्रदर्शित नहीं करता है। ओके, कैल्शियम है ना एलिमेंट्स, उस तक ही सफल रहा, उसके बाद में कोई समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। सेकंड क्या है कि उत्कृष्ट गैस तत्वों की खोज के पश्चात सारणी में उनको सम्मिलित करने में संपूर्ण व्यवस्था की आचार बना गई। और जब उत्कृष्ट गैसों को मिला दिया ना और सारणी में, जब तो इसका कोई भी जो प्रयोग था वो क्या पूरा ही खराब हो गया। उपरोक्त सीमाओं के पश्चात ही न्यूलैंड का कार्य अत्यधिक प्रशंसनीय रहा। ओके, अतः लंदन रॉयल सोसाइटी ने इन्हें 1887 में डेवी पदक से सम्मानित किया गया। ओके, इनके बावजूद भी क्या है, इनका परफॉर्मेंस क्या था, अच्छा हुआ। ओके, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो हमारी मेंडलीफ, हमारी जो पुरानी आवर्त सारणी है वो मेंडलीफ के द्वारा दी गई थी। ओके, उसकी आवर्त सारणी के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी। आवर्त नियम क्या है इसका, कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के। ओके, यहाँ क्या है, परमाणु भार। और मॉडर्न आवर्त सारणी में क्या था, परमाणु क्रमांक। ओके, उसके आवर्ती के फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात, क्या बोल रहा है कि परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात इनके भौतिक व रासायनिक गुणों में क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। ओके, तो ये था इसका आवर्त नियम। तो परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं इसमें तत्व। ओके, अब इसके दोष की बात करते हैं। मेंडलीफ आवर्त सारणी के दोष क्या थे कि हाइड्रोजन की स्थिति। ओके, इस सारणी में हाइड्रोजन को क्षारीय मृत धातुओं के साथ फर्स्ट वर्ग में रखा गया, परंतु यह क्या है, 7वें वर्ग के हैलोजन के साथ भी गुणों को समानता दर्शाता है। अतः इससे सारणी में इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ओके, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स की स्थिति। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड को थर्ड वर्ग से संबंधित माना गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि थर्ड ए वर्ग से संबंधित है या थर्ड बी से। ओके, समस्थानिकों की स्थिति की बात करें तो समस्थानिक इस प्रकार के इस सारणी में क्या समस्थानिकों को एक ही स्थान पर रखा गया है, जबकि इनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होने के कारण इन्हें अलग अलग रखना जाना चाहिए था। ओके, तो ये क्या हो गए, इसके दोष हो गए मेंडलीफ की आवर्त सारणी के। तो क्या इसकी सारणी है ना वो भी क्या हुई, मान्य नहीं हुई। ओके, फिर उसके बाद में क्या है, मोजले था, उसने आधुनिक आवर्त सारणी दी है। ओके, और यहाँ पे हमारे क्या है, जो इसका जो पास्ट इंट्रोडक्शन था आवर्त सारणी का इंट्रोडक्शन, वो क्या यहाँ पे खत्म हो चुका है। ओके, आगे जो मॉडर्न आवर्त सारणी है उसका विस्तार से अध्ययन हमने कर चुके हैं हम उसका। ओके, सबसे पहले हमने मॉडर्न आवर्त सारणी उसके बारे में अध्ययन किया था। उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, EN है, डेल्टा EGH है, EN। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट थे। ओके, तो वो क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें क्वेश्चन है ना वहीं से आते हैं। ओके, 11th का चैप्टर है ये। ओके, तो 11th में, और जो मतलब ये तो क्या है, इंट्रोडक्शन है। ओके, जो अदर क्लासेस हैं उनमें काम आता है ना, तो वो मॉडर्न आवर्त सारणी वही काम आती है, तो उसको आप ध्यान से पढ़ें। ओके स्टूडेंट, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।